हे एवरीवन, वेलकम टू बायो विज़र्ड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इन सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने बात करी थी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है दो ऐसे करियर ऑप्शंस जो कि बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड हैं, बहुत ही हैंडसम सैलरी ऑफ़र करते हैं और एक तरह से हर बच्चे का एक ड्रीम होता है। लाइक वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो प्रोफेसर बनना चाहता है, बट उसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कौन सी वे में जाना है, उसे कोई गाइडेंस नहीं है। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं और आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे कि अगर आप 12th में हो, आप बैचलर्स में हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, इट डजेंट मैटर, ये वीडियो आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगी। और हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपनी पढ़ाई करते साथ साथ आप कैसे फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, लाइक जेआरएफ्स के थ्रू, स्टाइपेंड्स के थ्रू। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे एंड एंड तक इस वीडियो को देखिए, ये आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है हाउ टू बी अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट हम कैसे बन सकते हैं। लाइक हर बच्चे का एक ड्रीम होता है फ्रॉम स्टार्टिंग सिंस इज स्कूल डेज कि वो बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बने, कुछ इन्वेंट करे, कुछ ऐसा करे जिससे पूरे ह्यूमन काइंड को फ़ायदा हो, पूरे वर्ल्ड को फ़ायदा हो। बट ही डजेंट नो, शी डजेंट नो हाउ टू बी अ साइंटिस्ट। तो हम उसके लिए बात करेंगे कि स्टार्टिंग से वो क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप्स टू फॉलो टू बिकम अ साइंटिस्ट। आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि आप स्टेप वाइज जाके आप साइंटिस्ट बनो एंड में। तो सबसे पहला स्टेप हम बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप यह है कि आप +2 अपना क्लियर करो, कंप्लीट +2। हम बायोलॉजी स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे पीसीबी के बारे में, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे कि आप अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, आप अपना अंडर ग्रेजुएशन यूजी, ठीक है। आप अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करो किसी भी बायोलॉजी के फील्ड में, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। थर्ड स्टेप अगर हम बात करें तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, जब आपने अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने वाली है कि अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो आप अपना अंडर ग्रेजुएशन जो है वो प्रेफरेबली आप कहाँ से करो, आप आईसर से करो, IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशनल रिसर्च। आप यहाँ से करो। आप यहाँ से क्यों करो? क्योंकि आईसर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। लाइक अगर आप आईसर्स में एडमिशन लेते हो बैचलर्स में, तो आपको वो स्टार्टिंग से ही एक रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, आपको एक लैब एक्सपोजर मिलेगा, आपको रिसर्च एक्सपीरियंस इतना मिल जाएगा कि आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होगा और आपके लिए आगे के जो रास्ते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए वो बहुत ही आसान दिखेंगे, ठीक है। तो आप प्रेफरेबली आईसर्स प्रीफर करो। आप IISc ट्राई करो। IISc भी जो होता है वो भी बैचलर्स कोर्स ऑफर करता है रिसर्च के लिए। तो आप अगर उसमें उसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो वो भी बहुत अच्छा है, आपका रिसर्च ओरिएंटेड, आप स्टार्टिंग से ही पढ़ोगे। सेकंड चीज़, अगर आपने जब अंडर ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओ, ठीक है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो तो यहाँ पे आप ट्राई करो कि यहाँ पे भी प्रेफरेबली आप या तो आईसर्स में एडमिशन लो, या TIFR में एडमिशन लो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये भी रिसर्च के लिए ओरिएंटेड होते हैं। तो आप TIFR में एडमिशन लो या फिर आप IISc में एडमिशन लो। तो अब आपने जब अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो अब आपको जाना होगा PhD के लिए। हाँ, PhD के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार इतना सिर्फ पढ़ना है एंड लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं आपको। लाइक आप सोचते हो कि आपको जॉब करना चाहिए या पढ़ना चाहिए, आप बहुत ही डायलेमा में आ जाते हो। लाइक आपको पता ही नहीं चलता कि आपको करना क्या चाहिए, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आप अपना PhD कंटिन्यू कैसे करो उसके लिए आप सोचने लगते हो। तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ऐसे फेलोशिप्स ऑफ़र करती है जिसके थ्रू आपको स्टाइपेंड मिलेगी मंथली, जिसके थ्रू आप आसानी से अपना PhD जो होता है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि फिर आप जाओगे अपने PhD के लिए।
आप जाओगे अपने पीएचडी के लिए। तो पीएचडी के लिए मैं यहाँ पे 3 फेलोशिप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला जो फेलोशिप है वो हम बात करेंगे टीआईएफआर। टीआईएफआर जो होता है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये जो होता है ये इंटीग्रेटेड पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेते हो अगर आप इसके इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेते हो, लाइक एमएससी प्लस पीएचडी, तो ये एमएससी के फर्स्ट ईयर से ही आपको स्टाइपेंड ऑफर करता है 21,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए आपको 21,000 पर ईयर ऑफर करता है। एंड उसके बाद ये आपके जो होते हैं बाकी के जो रेस्ट ऑफ द ईयर्स होते हैं, आप जो रिसर्च वहाँ पे पीएचडी कर रहे हो, तो रेस्ट ऑफ द ईयर्स के लिए आपका स्टाइपेंड हो जाता है 31,000 पर मंथ। तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के थ्रू अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहे हो तो आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा, आप पीएचडी आराम से अपना कर सकते हो। सेकंड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट नहीं सारे ही स्टूडेंट जो होते हैं उसके लिए जाते हैं, वो है CSIR नेट JRF। CSIR is Council for Scientific and Industrial Research and NET is National Eligibility Test and JRF is Junior Research Fellowship। तो ये जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही अच्छी स्टाइपेंड मिलती है आपको, एक जॉब की सैलरी के जैसे स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप JRF क्लियर कर रहे हो, अगर आपका JRF जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर हो जा रहा है तो आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है पीएचडी के लिए, फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। पहले जो 2 साल से हैं उसके लिए आपको JRF मिलता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये जो होता है वो होता है आपका 37,000 पर मंथ। पहले ये थोड़ा कम हुआ करता था बट अभी हाल के ही गवर्नमेंट ने UGC ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें आपके स्टाइपेंड जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो गए। ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड सेकंड जो होता है, अगर आपने देखो, अगर आपका पहले 2 साल के लिए जो आपका JRF मिल रहा है, अगर उसमें आपने अच्छा काम किया है तो एक कमेटी होती है वो आपका वर्क रिव्यू करेगी, वो देखेगी कि आपने कैसा काम किया है और आपके काम से अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपका JRF जो है वो SRF में कन्वर्ट हो जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो बाकी के फिर जो है आपके रेस्ट ऑफ द 3 ईयर्स जो पीएचडी का बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ द 3 ईयर, उसमें आपका वो SRF बन जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और वो स्टाइपेंड आपका हो जाता है 42,000। तो ये आपके TIFR के थ्रू आपका स्टाइपेंड हो गया, आप पीएचडी आराम से करो। CSIR नेट JRF के थ्रू हो गया, आप आराम से पीएचडी कर सकते हो विथ हैंडसम स्टाइपेंड। और फिर नेक्स्ट जो होता है वो हम बात करेंगे ICMR के बारे में। हमने अभी तक 2 एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर ली कि जिनके थ्रू आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा आपको पीएचडी परस्यू करने के साथ साथ ही, ताकि आपको फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से अपने रिसर्च में लगे रहो, आप आराम से पीएचडी करो और आगे चल के आप साइंटिस्ट बनो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम्स बनाए हैं जिससे आपको फेलोशिप मिलता है। तो हमने नेट JRF के बारे में बात कर ली, हमने TIFR के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे ICMR के बारे में। तो जो नेक्स्ट स्टाइपेंड जो मिलता है वो होता है ICMR JRF। ICMR is Indian Council for Medical Research और JRF इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो JRF होता है वो स्पेसिफिकली मेडिकल फील्ड के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ MBBS वाले ही अप्लाई करेंगे, जो प्योरली मेडिकल से या स्टार्टिंग से पढ़े हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। अगर आपने मास्टर्स जो होता है वो किसी भी फील्ड से किया हुआ है, लाइक स्पेसिफिकली बायोमेडिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी और भी कई सारे कोर्सेज हैं, उनके थ्रू भी किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बट जब आपने ICMR क्लियर कर लिया एग्ज़ाम और आप PhD के लिए जब एडमिशन लोगे तो यहाँ पर आपको कंडीशन ये है कि आपको उन्हीं डिसिप्लिन्स में, आपको उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए PhD करनी होगी जो मेडिकल रिलेटेड होंगे, जो स्पेसिफिकली मेडिकल रिलेटेड
फील्ड्स होंगे उन्हीं में आपको रिसर्च करना है, उन्हीं में आपको पीएचडी लेनी है, तभी आपको आईसीएमआर जेआरएफ मिलेगा। अगर हम बात करें कि आईसीएमआर जेआरएफ की स्टाइपेंड कितनी होती है, तो पहले 2 साल के लिए, क्योंकि ये पीएचडी के लिए मिलता है, तो पहले 2 साल के लिए आपको होता है ये 31,000 पर मंथ, 31,000 पर मंथ। नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, यहाँ पे भी जब आपको 2 साल के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल के लिए पहले 31,000 पर मंथ मिल रहा है फिर 3 साल के लिए अपने आप मिलने लगेगा, नहीं। वो एक काउंसिल होती है, वो आपका वर्क रिव्यू करेगी, वो देखेगी कि आप सही में, आप पे जो गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रहा है वो आप सही में आप रिसर्च के लिए काम कर रहे हो या फिर बस ऐसे ही आप एडमिशन लेके बैठे हुए हो। तो जब आप 2 साल काम कर लोगे तो वो उसके बाद आपका वर्क रिव्यू करेंगे, और आपका वर्क अगर उन्हें सही लगा तो आपका जेआरएफ जो है वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है। ये है जेआरएफ, योर जेआरएफ विल गेट कन्वर्ट इनटू एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो होती है अगले 3 साल तक आपको फिर मिलेगी, और ये अमाउंट होता है यहाँ पर 35,000 पर मंथ। तो सोचो, आपने यूजी कर लिया, आपने अंडर ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, और फिर अब आपको लगता है कि आपको पीएचडी करो या फिर जॉब करो। ये ना कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमें सोचना पड़ता है कि हम जॉब करें कि पीएचडी परस्यू करें। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट के मन में ये आता है। तो यहाँ पे इसीलिए पीएचडी परस्यू करते करते साथ आप एक जॉब जितना आपको सैलरी मिल सकती है अगर आप ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर लो तो सोचो, आपको पीएचडी करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और आप अपना ड्रीम भी अचीव कर सकते हो। तो इसलिए ये एग्ज़ाम्स का पता होना आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आप देखना और अच्छे से सोचना इसके बारे में, इन एग्ज़ाम्स के बारे में। अगर आप चाहो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा सारे एग्ज़ाम्स के बारे में। तो अभी के लिए हमने यूजी बात कर ली, पीजी बात कर ली, अब आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली, अब क्या? ठीक है, हमने साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई स्टार्ट करी थी, हमने पीएचडी तक कर लिया। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली तो आपको अप्लाई कर सकते हो साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए, जहाँ भी लाइक जो भी हमारे लैब्स हैं साइंटिफिक रिसर्च वाले, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वंस यू कंप्लीटेड योर पीएचडी, once you completed your PhD, now you can apply for the post of scientist in different रिसर्च लैब्स। जो डिफरेंट रिसर्च लैब्स हैं इंडिया में जो कि साइंटिस्ट के पोस्ट ऑफ़र करती है, जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप अप्लाई करो। वहाँ पे ऑब्वियसली दे विल कंडक्ट इंटरव्यू, कई एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराते हैं फॉर द पोस्ट। इंटरव्यू मोस्ट प्रिफरेबली होगा, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अगर आप इंटरव्यू में सक्सेस हो जाते हो तो आप वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो आपको कौन कौन सी ऐसे इंडिया के टॉप लैब्स हैं जहाँ पे आपको साइंटिस्ट के पोस्ट पे जॉब मिल सकता है अगर आप बायोलॉजी फील्ड से हो। तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो है, लाइक लेट मी राइट, लैब्स वेयर यू कैन बी साइंटिस्ट। Let me write on the other page. Top research labs or research institutes, whatever you can call, where you can get the post of a साइंटिस्ट। आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला जो है
वो है CSIR लैब्स। जो CSIR के लैब्स होते हैं, आपको वहाँ पे जॉब मिल सकता है रिसर्च के पोजीशन पे, आप वहाँ पे साइंटिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो। और ये जो CSIR लैब्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ये रहते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी अच्छी लैब्स होंगी एंड कितना स्टेबल आपका वहाँ पे एक पोस्ट होगा, आपका जॉब होगा। तो CSIR बहुत सारे लैब्स हैं इंडिया में CSIR लैब्स की। मैं उनका जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर लेना। सेकंड, आप एज ए साइंटिस्ट काम कर सकते हो इन इसरो, नेसेक जो होता है वो एक डिवीज़न है इसरो का ही, जहाँ पे आप एज ए साइंटिस्ट काम कर सकते हो। थर्ड आप एज ए साइंटिस्ट काम कर सकते हो इन DRDO जो है इंडिया का डिफेंस वाला, वहाँ पे आपको एक जो साइंटिस्ट वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। देन आप अप्लाई कर सकते हो इन ICMR, जो हमने बात करी जो फेलोशिप वाला, वो उस ICMR के जो भी रिसर्च लैब्स होते हैं वहाँ पे आपको एज ए साइंटिस्ट जॉब मिल सकती है। देन अगर हम बात करें, आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी आपको एज ए साइंटिस्ट पोजीशन मिल सकता है। देन यू कैन गेट द पोजीशन ऑफ साइंटिस्ट इन ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। देन आपको अप्लाई कर सकते हो इन ऑब्वियसली TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भी साइंटिस्ट की पोस्ट होती है, वहाँ पे भी रिसर्च चलते रहते हैं हमेशा। देन आप अप्लाई कर सकते हो इन NIBMG, आप अप्लाई कर सकते हो इन, फिर आप प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी। तो ये सारे हमने बात कर ली कि आप स्टार्टिंग से कैसे पढ़ाई करो कि आप साइंटिस्ट बन सकते हो। आपने जब अपना +2 कंप्लीट कर लिया तो आप अंडर ग्रेजुएशन जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन जाओगे। फिर हमने बताया कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन से ही आपको स्टाइपेंड कैसे मिल सकता है कि आपकी स्टडी में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। जब आप मास्टर्स में हो तब से ही आपको TIFR के थ्रू स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको सिर्फ बैचलर करो उसके बाद आपका स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट। या फिर आपसे वो एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आप PhD में आपको दो मिल रहे हैं, एक तो नेट JRF मिल रहा है, दूसरा आपको ICMR JRF मिल रहा है। तो आपका PhD आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे ही आपने PhD कंप्लीट किया तो फिर आप इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर दो फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट। फिर आप अगर टैलेंटेड हो, विच आई होप यू आर हो, तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन हो जाएगा आफ्टर एग्ज़ाम्स एंड इंटरव्यूज़। तो ये सारे आपके जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं रिसर्च लैब्स हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं तो हमारी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली हमारा जायज़ सवाल है कि सैलरी कितनी होगी। तो देखो, अगर हम सैलरी की बात करें तो इंडिया उतना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डेवलप नहीं है। उतनी ज़्यादा जो साइंटिस्ट होता है ना, लाइक हम बोलते हैं साइंटिस्ट, तो हमें कितना बड़ा लगता है, जो कि एक्चुअली में है, बट सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है। बट फिर भी जो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 35K पर मंथ टू 3 lakhs पर मंथ। ये पर मंथ है, पर एनम मत जोड़ने का। 3 lakhs पर मंथ, ठीक है। तो ये सैलरी है 35,000 to 3 lakhs पर मंथ। जो 3 lakhs पर मंथ है ये टॉप के साइंटिस्ट होते हैं। तो आप एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ही आपकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना ये एक्सपीरियंस पे चलती हैं। तो आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा, फ्रेशर्स का जो सैलरी होगी 35,000 के अराउंड, फिर आपको जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी एंड ये जाती है 2-3 lakhs तक जा सकती है, और भी जाती होगी, बट जितना मुझे पता है ये 3 lakhs तक जाती है पर मंथ। तो ये था पूरा कि हाउ टू बी अ साइंटिस्ट एंड कैसे आप कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए एंड
सारे मैंने साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड्स के बारे में भी बता दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियल ना हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रोफेसर, हाउ टू बी अ प्रोफेसर। हम प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छे अच्छे, DU, BHU, JNU, आप कैसे प्रोफेसर बन सकते हो, क्या प्रोसीजर्स होती हैं, आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना होगा, कितनी सैलरी होती है, हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप आपका होगा वो ऑब्वियसली आप अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, UG कंप्लीट करो। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही करो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इट इज़ ऑल अबाउट योर एजुकेशन। जैसे अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते थे तो दैट वाज प्रेफरेबली कि अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट से करते हो जो थोड़े रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस लोगे। बट यहाँ पे प्रोफेसर बनना इज़ नॉट टोटली अबाउट रिसर्च। तो आप अंडर ग्रेजुएशन कहीं से भी कर सकते हो, बट अच्छी यूनिवर्सिटी से करना। सेकेंड अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, PG कंप्लीट करोगे। थर्ड इज़ ऑब्वियसली PhD। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, PhD इज़ नॉट कम्प्लीटली नॉट मैंडेटरी और कंपल्सरी to be an assistant professor। PhD जो है वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप PhD करो ही करो। देखो प्रोफेसर जो होते हैं वो 3 लेवल पे होते हैं। अगर मैं बात करूँ A असिस्टेंट प्रोफेसर, बी जो होते हैं वो होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, एंड सी जो थर्ड होते हैं वो होते हैं आपको प्रोफेसर। तीनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो इसकी एलिजिबिलिटी आपकी होगी, आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी कि आप MSc किए रहो प्लस नेट एग्ज़ाम क्लियर करो। CSIR नेट जो एग्ज़ाम होता है वो आप अगर क्लियर करते हो तो आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने को। और आप अप्लाई करो, आपको इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट अगर करते हैं तो आप इंटरव्यू जब क्लियर करोगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे आप सेलेक्ट हो जाओगे। आप पढ़ा सकते हो फिर एज अ प्रोफेसर। जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं वो उनकी सैलरी जो होती है, अगर हम बात करें सैलरी की तो वो होती है अराउंड 50K पर मंथ। ये पर मंथ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो 50,000 पर मंथ जो होता है, एक रफ हमने मान लिया है, इतना जो होता है वो अराउंड होता है अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हो तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की। और आपको PhD की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप PhD कर रखा है, आपने PhD कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप नेट एग्ज़ाम भी क्लियर कर रहे हो, वो भी बहुत बढ़िया बात है। तो इसके थ्रू भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। बट मेरा ये कहने का यहाँ पे पॉइंट ये है कि PhD इज़ नॉट कंपल्सरी टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सेकंड, एसोसिएट प्रोफेसर कौन होते हैं? तो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर होते हो और आपका काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, लाइक ये मिड लेवल के होते हैं, ये कह लो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं एक बिगिनर लेवल के होते हैं, प्रोफेसर बिगिनर लेवल के होते हैं। सेकंड, ये जो होते हैं मिड लेवल के होते हैं। और ये कैसे बनते हैं? तो ये डायरेक्ट मतलब इतना नहीं होता। ये जो होता है ये आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर आप पहले थे, ठीक है, आपका यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए होता है कि आपके पास PhD हो प्लस 8 ईयर्स ऑफ मतलब नॉर्मली 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। 8 ईयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, मतलब 8 सालों से आप पढ़ा रहे हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आपके रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस भी हैं,
जिन्हें आपने पब्लिश करा हुआ अपने एकेडमिक्स के दौरान जब आप पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रिक्वायर होती हैं टू बी एन एसोसिएट प्रोफेसर। ये सारी उनमें क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, उनका टीचिंग एक्सपीरियंस 8+ ईयर होना चाहिए, और कुछ रिसर्च पब्लिकेशन है तो और भी बढ़िया बात है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर स्टार्टिंग में पीएचडी करके जो असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे, वही जब एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो वही एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोट हो जाते हैं। तो इनकी जो सैलरी होती है, अगर हम इनकी सैलरी के बारे में बात करें, तो ये होता है अराउंड 80,000 to 1 लाख पर मंथ। ये एसोसिएट प्रोफेसर जो होते हैं इनकी सैलरी होती है 80,000 से 1 लाख के बीच रफली सैलरी होती है। ये थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, बट इतना जो होता है आप मान के चलो कि होता है। फिर अगर हम बात करें प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर जो होते हैं वो इनसे भी बड़े लेवल के होते हैं, लाइक एसोसिएट प्रोफेसर से भी ज़्यादा लेवल के होते हैं। इनकी और भी ज़्यादा मोर इंक्रीज्ड टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर ये लोग पीएचडी वाले ही होते हैं। पीएचडी भी है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, बहुत ही अच्छा एकेडमिक इन्होंने जो भी रोल्स इनको दिए गए हैं अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, या एकेडमिक रोल्स जो इन्होंने करे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं उनमें। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आप प्रमोट करती हैं इन प्रोफेसर। तो अगर हम बात करें इनकी सैलरी के बारे में, तो जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी सैलरी होती है अराउंड 1.2 to 1.4 लैक्स पर मंथ। ये प्रोफेसर जो होते हैं इनकी सैलरी होती है। तो हमने बात कर ली असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में, एंड प्रोफेसर्स के बारे में। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, आप अंडर ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, आप पीएचडी करो। पीएचडी इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। CSIR नेट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए आपका। नेट जो होता है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जब आप वो क्लियर कर जाते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो एक तरह से टू बी मतलब अपीयर होना प्रोफेसर्स के जो इंटरव्यू होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो कंडक्ट कराते हैं। आप वहाँ पे जाओ, आप इंटरव्यू में क्लियर कर लेते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 50K पर मंथ। फिर अगर आपने PhD करा हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पहले से पढ़ा चुके हो, तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर भी प्रमोट हो जाओगे। उसकी सैलरी और भी ज़्यादा अच्छी होगी। फिर आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होते गया तो आप और ज़्यादा प्रमोट हो जाओगे, और प्रमोट होकर प्रोफेसर बन जाओगे। फिर आप प्रोफेसर भी जब होते हो तो और ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होता है, प्रमोशंस होते हैं, तो उससे आप प्रिंसिपल बनते हो, वाइस चांसलर बनते हो, तो और भी ज़्यादा चीज़ें हैं। बट ये बेसिक चीज़ें अबाउट प्रोफेसर्स, ठीक है। तो आप 2 चीज़ें याद रखना, पीएचडी या फिर एमएससी टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एसोसिएट और प्रोफेसर्स के लिए, और CSIR नेट एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली साइंटिस्ट, हाउ टू बी एन साइंटिस्ट, हाउ टू बी अ प्रोफेसर। तो ये दोनों वीडियो आपके लिए आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है हर एक चीज़, जो उनका ऑफिशियल नोटिस होता है मुझे ढूंढना पड़ता है इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं ऐसे ही कुछ भी तो नहीं बता सकता हूँ ना, तो बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियोज़ विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड जिनको भी ज़रूरत हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।